नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की जो खबर है वाकई बहुत बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा आखिर तक इसको आप गौर से देखिएगा, क्योंकि ये खबर आने वाले दिनों में तय करेगी कि आज की तारीख में संघ परिवार में, आरएसएस के परिवार में, हिंदुत्व के परिवार में, भगवा परिवार में पीएम मोदी का कद बड़ा है या फिर इनका कद बड़ा है, आरएसएस चीफ का। और आरएसएस और बीजेपी, खासकर आरएसएस और मोदी सरकार, इसमें जो टकराव है ये इधर कुछ अरसे से बढ़ता चला जा रहा है। बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबोले, इन्होंने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की बड़ी जबरदस्त आलोचना करी और कैमरे पर करी। हड़कंप मच गया, लेकिन मामला संभल गया। और अब एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट और आरएसएस के बीच में भीतर ही भीतर टकराव बढ़ रहा है। आप कह सकते हैं कि भले ही इसको गोदी मीडिया छुपाए, लेकिन तलवारें खींची हुई हैं। और ये तलवारें खींची हुई हैं क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और जिनकी अध्यक्षता में बीजेपी बुरी तरह हिमाचल का चुनाव हारी, और वो हिमाचल जहां से जेपी नड्डा आते हैं, उन्होंने प्रचार किया, टिकट के सारे फैसले नड्डा ने लिए और वहां पर बीजेपी बुरी तरह हारी। और दिल्ली का जो एमसीडी का जो चुनाव था, वहां भी नड्डा साहब ने कई दिन तक गली गली रैली करी, वहां भी बीजेपी हारी। तो मोदी जी चाहते हैं कि अगर नड्डा रहेंगे 2024 तक, तो हो सकता है कि बीजेपी वो परफॉर्म ना कर पाए जो मोदी जी सोच रहे हैं। इसलिए मोदी जी की जो नजर है फिलहाल आज की तारीख में, वो चाहते हैं कि ये जो शख्स है, जी हाँ, ये जो शख्स है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नड्डा को रिप्लेस करे। लेकिन संघ का कहना है कि ये जो साहब हैं ये भी गुजरात लॉबी के हैं। जी हाँ, ये साहब हैं सीआर पाटिल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के, और अमित शाह के बाद मोदी के सबसे खास आदमी सीआर पाटिल को आरएसएस नहीं चाहता है कि वो नड्डा को रिप्लेस करें, वरना पूरी सरकार में इस वक्त प्रधानमंत्री भी गुजरात का, गृह मंत्री भी गुजरात का, सारी ताकत गुजरात की, अडानी अंबानी गुजरात के, और बीजेपी का प्रेसिडेंट भी गुजरात का। ऐसा संघ नहीं चाहती, आरएसएस नहीं चाहता है कि पूरी पार्टी का गुजरातीकरण हो जाए। और 20 जनवरी को नड्डा साहब रिटायर हो रहे हैं। उनका 3 साल का जो कार्यकाल है खत्म हो रहा है, महीना भर बाकी है। और आज जब मैं बुलेटिन आपको ये खबर ब्रेक कर रहा हूं, आज प्रधानमंत्री आवास, दिल्ली में जो प्रधानमंत्री आवास है, इसके जस्ट बराबर में दिल्ली का जिमखाना क्लब है। और उसी जिमखाना क्लब में सीआर पाटिल एक दावत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं उसमें। और उस दावत में बेसिकली सीआर पाटिल अपने को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि इनकी निगाह नड्डा की कुर्सी पर है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी आरएसएस को मनाकर या आरएसएस को दबाव में लाकर नड्डा को कुर्सी से उतारते हैं और अपने आदमी को बैठाते हैं, या फिर जेपी नड्डा बने रहेंगे, उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है साल भर का, या फिर कोई तीसरा अध्यक्ष आए। ये जो कश्मकश है बीजेपी के पार्टी की सबसे बड़ी कुर्सी को लेकर, घमासान मचा है। और आज इसी से मैं पर्दा हटाने जा रहा हूं, डिकोड करने जा रहा हूं हो क्या जा रहा है। और मेरे साथ आज अशोक वानखेड़े रहेंगे। और आज ये स्टूडियो में नहीं है वानखेड़े साहब, दरअसल मुझे आप तक खबर पहुंचानी थी और वानखेड़े साहब फ्लाइट पकड़ रहे थे दिल्ली से रांची की। मैंने जहाज में ही वीडियो कॉल लगा दिया, ये जहाज से आपसे बात करेंगे, उसको मत भूलिएगा, क्योंकि खुलासे होने जा रहे हैं, आज बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। और दूध का दूध, पानी का पानी, सवाल एक ही है दोस्तों, आरएसएस वर्सेस बीजेपी में मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले ये ज्यादा ताकतवर हैं, या फिर मोदी, शाह और पाटिल ये ज्यादा ताकतवर है? तलवारें खींची हुई हैं। अब दोस्तों, ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में, मोदी जी और भागवत जी के बीच में, ये जो परिवार के बीच में, घर के बीच में ये जो तलवारें खींची हैं, झगड़ा हो रहा है, इस पर तो मैं आ ही रहा हूं। और आपको हवाई जहाज के भीतर से
भाव का खुलासा भी सुनाने जा रहा हूं इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन मुझे लगता है कि जो झगड़े की जड़ है जरा उस पर भी हम बात कर लें। जी हाँ, सीआर पाटिल पे बात कर लें, जिस पर मोदी जी बहुत फिदा हैं आज की तारीख में। सबसे बड़ी कुर्सी देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाटिल को नड्डा जी की जगह बैठा दिया जाए। तो एक बार पाटिल के बारे में बात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं झगड़े की तरफ। पाटिल साहब जो थे ये दरअसल हैं तो महाराष्ट्र के, लेकिन मोदी जी के करीब होने की वजह से इनको गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यानी पहले मराठी महाराष्ट्रियन हैं जो गुजरात में पार्टी को लीड कर रहे हैं। ये पहले कभी सिपाही हुआ करते थे और फिर बाद में किसी विवाद के चलते ये इनको बर्खास्त कर दिया गया सिपाही की नौकरी से गुजरात में, और राजनीति में आ गए, मोदी जी के संपर्क में आए। अब मोदी जी को ऐसा लगता है कि 2017 में जब पार्टी हार के कगार पे खड़ी थी पिछले चुनाव में, तो ये जो पाटिल साहब हैं इन्होंने सूरत में सारी सीटें मोदी जी के झोले में डाल दी और बीजेपी को जिता दिया। उसके बाद मोदी जी इतना खुश हुए कि पाटिल को इन्होंने गुजरात के बीजेपी का प्रेसिडेंट बना दिया। और उसके बाद से लोग ऐसा कहते हैं कि सुपर सीएम हैं गुजरात के। ये कहीं ना कहीं कभी कभी अमित शाह से भी ज्यादा ताकतवर हैं। अमित शाह को भी ये नजरअंदाज कर देते हैं। सीधे मोदी जी से इनकी हॉटलाइन जुड़ी है। और मोदी जी को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो इस बार रिकॉर्ड जीत पार्टी को दी है गुजरात में, उसका कारण सीआर पाटिल का माइक्रो मैनेजमेंट था, इलेक्शंस का इनका खेल था। और इसलिए अब वो चाहते हैं कि सीआर पाटिल को ही कमान दे दी जाए। जिस तरह से गुजरात जीते हैं उस तरह से मोदी 2024 में हिंदुस्तान जीतना चाहते हैं। और पार्लियामेंट्री मीट में, अभी हाल में जो पार्लियामेंट्री मीट हुई जिसमें बीजेपी के सारे एमपीज थे, वहां पर मोदी जी ने अपना पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जीत का सेहरा नड्डा पर नहीं, मुख्यमंत्री पर नहीं, गुजरात की जीत का सेहरा सीआर पाटिल पर, उनके सर पर बंधना चाहिए। Saying, don't give me the credit of the victory. The credit should go to C.R. Patil, who worked so hard, and all the MPs should also congratulate C.R. Patil for the massive victory in Gujarat. अब दोस्तों, ये जो गुजरात लॉबी है, या आप यूं कह लीजिए मोदी लॉबी है, ये क्यों चाहती है सीआर पाटिल को सबसे बड़ी कुर्सी पार्टी में देना? उसकी 3-4 वजह हैं। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। एक तो ये कि नड्डा से खुश नहीं है बीजेपी, मोदी जी, मोदी लॉबी, कि हिमाचल की हार के पीछे नड्डा जिम्मेदार हैं। दूसरा, उनको लगता है कि नड्डा के अंदर वो करंट नहीं है, वो फायर नहीं है जो अमित शाह में है या वो सीआर पाटिल में है। और 2024 बस का नहीं नड्डा का, क्योंकि बीजेपी की स्थिति खराब है। इसीलिए पार्लियामेंट्री मीट में नड्डा की जगह पाटिल को जीत का सेहरा पहनाया गया, पाटिल की तारीफ हुई। और 20 दिसंबर को पाटिल जी एक पार्टी करने जा रहे हैं दिल्ली के जिमखाना में, जहां उनको स्थापित और प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से मोदी लॉबी चाहती है कि पाटिल बीजेपी प्रेसिडेंट बने। कहां पर वोटिंग ज्यादा कराने के लिए कार्यकर्ताओं को जोर लगाना है। माइक्रो मैनेजमेंट के खिलाड़ी माने जाते हैं सीआर पाटिल। इलेक्शन मैनेजमेंट पिछले 2.5 साल से उन्होंने गुजरात के चप्पे चप्पे, बूथ बूथ तक उन्होंने घूमा हुआ है। अब दोस्तों, आपने एक पक्ष तो जान लिया कि मोदी जी और मोदी जी की गुजरात लॉबी क्यों चाहती है सीआर पाटिल को सबसे बड़ी कुर्सी सौंपना, नड्डा को हटाकर नेशनल बीजेपी चीफ बनाना। ये आपने सुन लिया दलीलें। लेकिन दूसरा पक्ष क्या कह रहा है? आरएसएस के लोग क्या कह रहे हैं? आरएसएस को कहां आपत्ति? आरएसएस की जो आप कह सकते हैं जो मूल आपत्ति है वो ये है कि भाई प्रधानमंत्री भी गुजरात का, गृह मंत्री भी गुजरात का, सब कुछ गुजरात का, और अब आप बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट, बीजेपी चीफ, पार्टी का चीफ भी आप अगर गुजरात का कर दोगे तो ये इतने बड़े समूचे भारत की पार्टी, वो गुजरात की पार्टी थोड़ी ना हो जाएगी। गुजरातीकरण नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो चाहते हैं कि क्योंकि अब चंद महीने ही बचे हैं, 12-13 महीने बचे हैं 2024 के फाइनल में, तो एक लॉबी का ये भी कहना है, न्यूट्रल लॉबी का, कि नड्डा साहब को एक्सटेंशन दे दिया जाए। और वो एक्सटेंशन दिया जा सकता है अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर ले, बीजेपी का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है वो तय कर ले, तो एक प्रपोजल दे सकती है कि साहब 1 साल का इनको एक्सटेंशन नड्डा साहब को दे दें। यानी नड्डा साहब को एक समय और देना चाहिए। अब क्या ये झगड़ा है, क्या ये मसला है, ये तो जानना जरूरी है। और अंदर की बात क्या है, तो अंदर की बात तो फिर टाइगर ही बताएगा।
चलते हैं टाइगर के पास। और दोस्तों, इस खबर की तह में जाने के लिए जब मैं टाइगर के पास पहुंचा तो टाइगर उस वक्त जहाज में बैठ चुके थे दिल्ली एयरपोर्ट पर और फ्लाइट के अंदर थे, ऑन बोर्ड कर चुके थे। जहाज अभी उड़ा नहीं था और उस वक्त वीडियो कॉल पे उनको मैंने लाइव लिया। ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है, कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है खबर ज्यादा बड़ी है। बहु बिना रुके मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आखिर ये जो घमासान है, ये जो आरएसएस वर्सेस बीजेपी हो गया है नड्डा की रिप्लेसमेंट को लेकर, कहानी क्या है इसकी? संघ के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, संघ भाजपा को एक राज्य में सीमित नहीं करना चाहता। सब कुछ गुजराती नहीं होगा। वर्तमान में आप देखा जाए तो पीएमओ में भी सारे अधिकारी गुजरात से आते हैं, गुजराती आईएएस ऑफिसर अलग अलग एजेंसी में हावी है। सब कुछ गुजरात ये नहीं हो सकता इसलिए, क्योंकि संघ पूरे देश भर बाकी जगह जो संघ का काम है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ये तमाम जगह से संघ लगातार वो करता आ रहा है। और जब भी हमने देखा, जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का हुआ, उसमें संघ का मेजर से रहा है। चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, फिर राजनाथ सिंह का आना, इवन अमित शाह का भी उस समय एक ऐसा नेता चाहिए था उनको जो सभी संगठन पर मजबूत पकड़ बैठे। लेकिन भाऊ, यहां पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर इतना जोर क्यों मोदी जी लगा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है सीआर पाटिल में जो इतना जोर लगाया जा रहा है कि नहीं साहब, इनको तो बस बैठाना ही बैठाना है उस कुर्सी पर, नड्डा को हटाना और इनको बैठाना है। सीआर पाटिल का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष पद के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जेपी नड्डा की जगह सीआर पाटिल को अध्यक्ष बनाया जाए। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए हिमाचल में जिस हिसाब से पराजय का मुंह देखना पड़ा, उनके होते हुए वहाँ विद्रोह हुआ, उनके अपने जिलों में सुपड़ा साफ हुआ, बाकी लोगों ने उनके ऊपर जो लांछन लगाए, तो कहीं ना कहीं 2024 की लोकसभा के लिए उन्हें एक ऐसा सेनापति चाहिए या ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो उनके अपना कंट्रोल में हो और पूर्ण रूप से उनके कहने पे हो। सीआर पाटिल जो गुजरात के अध्यक्ष है, उनके लिए जो 156 सीटों का जो दिग्विजय जो उन्होंने हासिल की, उसका सेहरा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी उनके सर पे बांधना चाहता है। अब दोस्तों, जैसा कि वानखेड़े साहब ने कहा कि घमासान तो है, लेकिन अंतिम फैसला जो है उस पर मोहर आरएसएस की ही लगेगी। बहरहाल भाव अपनी जगह सही हो सकते हैं, उनका तर्क सही हो सकता है और मैं भी कहीं ना कहीं उन पर मैं यकीन करता हूं। लेकिन एक स्थिति ये भी हो सकती है कि नड्डा साहब को एक साल का एक्सटेंशन दे दें और उनके साथ जो है वो अटैच कर दें सीआर पाटिल को कि बाकी चीजें वो देखते रहें इलेक्शन की। या ये भी हो सकता है कि 20 जनवरी को जब कार्यकाल नड्डा साहब का खत्म हो रहा है तो कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए। बहरहाल जो भी संभावनाएं ये तय करेंगी कि अगर नड्डा बरकरार हैं तो आरएसएस का पलड़ा भारी है, और अगर पाटिल आ गए तो फिर एक चीज तय हो जाएगी कि आज चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, संगठन हो या फिर सरकार हो, जो कुछ है बस मोदी है, फिर ये तय होगा। और उस रोशनी में हमें फिर 2024 की लड़ाई देखनी होगी। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। ये आज का कार्यक्रम था और अभी तो 1 महीना बचा है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है, मैं अपडेट करता रहूंगा। इंपॉर्टेंट स्टोरी थी और स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस तेजी से गुजरातीकरण हर चीज का हो रहा है, आर्किटेक्ट गुजराती, मंदिर का नक्शा कौन बनाएगा, गुजराती, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कौन बनाएगा, गुजराती आर्किटेक्ट, पार्लियामेंट कौन बनाएगा, गुजराती आर्किटेक्ट, सबसे बड़ा अमीर आदमी कौन होगा, गुजराती। मैं गुजरात के लोगों के लिए बहुत ही मुझे लगता है काबिल लोग हैं। इस गुजरात से हमको गांधी मिले हैं, इस गुजरात से हमको पटेल मिले हैं, अंबेडकर की भी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कोई गुजरात के प्रति कोई मेरा स्पर्शंस नहीं, लेकिन मोदी जी के जो लोग हैं वो जिस तरह से छा रहे हैं, वो उस रोशनी में, उस लाइट में आपको फिर 2024 को देखना पड़ेगा और 2024 के भारत को देखना पड़ेगा। इसलिए ये आज की खबर इंपॉर्टेंट थी और पाटिल भी इंपॉर्टेंट थे। तो बहरहाल ये आज का वीडियो, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ, कमेंट्स भेजिए, आइडियाज भेजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सब्सक्राइब के लिए बहुत ज़्यादा कहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, इसको शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो को भी शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।
आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।